हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने क्लासेस को खूब अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके भी अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आर्ट एंड कल्चर की जो विषय है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का आपका क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सीरियसली देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से लर्न कीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत सारे ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आप लोगों को आज तक नहीं पता थे। और अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता तो डेफिनेटली आपको वहाँ प्रॉब्लम होती सॉल्व करने में, लेकिन आज के बाद अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा तो आपको यहाँ से आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका लेसन है ये है भारतीय भाषाएं एवं लिपियां, यानी कि भारत में कौन कौन सी भाषा है जिनका प्रचलन है और हमारे यहाँ कितनी तरह की लिपियों का जो है चलन है, इसको देखेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेहतरीन क्लास है आपका। भारत में भाषाई परिवार, भारत में कितनी तरह के भाषा परिवार हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको 10 भाषा परिवारों में बांटा गया है और उनमें से 5 भाषा परिवार आपके भारत में देखने को मिलता है। यानी कि 7000 भाषाएं उसको टोटल बांटा गया 10 परिवारों में, जिसमें से 5 भाषा परिवार अकेले आपके भारत में मिलता है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 4 भाषा परिवार काफ़ी प्राचीन समय से हमारे यहाँ प्रचलन में है और एक नई भाषा परिवार अभी जल्दी ही ढूंढा गया है और अब ये 5 भाषा परिवार हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भाषा परिवार हैं। तो दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 7000 भाषाओं को लगभग 10 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है और इन 10 भाषा परिवारों में 4 भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं मुख्य रूप से भारत में प्रयुक्त होती हैं। हिंद आर्य भाषा परिवार ये पहला है और सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा समूह, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह और चौथा है चीनी तिब्बती या नाग भाषा समूह। और हाल ही के दिनों में एक और भाषा समूह आया है सामने जिसको कहा जाता है अंडमानी भाषा समूह। यानी कि इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में भारत में अंडमानी भाषा परिवार की भी खोज हुई है, यानी कि 5 भाषा परिवार आपके हो गए हैं। अब इनमें से हम एक एक देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से भाषा परिवार हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है आपका हिंद आर्य भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। हिंद या जो है आपका आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें आप देखेंगे हिंदी जो है ये सबसे बड़े पैमाने पे बोली जाती है। इसमें बहुत सारी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार है। यह भाषा परिवार भारत में प्रयोग होने वाला दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार में शामिल सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ये तमिल है। याद रखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो आपकी तमिल है, यानी कि तमिलनाडु की भाषा है। और इसके अलावा इन भाषाओं के अतिरिक्त तुलु एवं ब्राहुई भाषा भी इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कभी एग्जाम में आ जाए कि तुलु और ब्राहुई किस भाषा परिवार का है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, इसको याद रखेंगे। द्रविड़ भाषा परिवार में मलयालम आता है, तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है और अब साथ में तुलु और ब्राहुई भी इसमें आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ब्राहुई भाषा अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कभी एग्जाम में आ जाए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के पश्चिमी यानी कि कश्मीर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्राहुई बोली जाती है। किस भाषा परिवार का है, द्रविड़ भाषा परिवार का है। अगर कभी एग्जाम में बन जाता और दे देता कि ब्राहुई जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है ये द्रविड़ भाषा परिवार की है, तो आप डेफिनेटली इसको गलत करके आते, क्योंकि आपको लगता कि द्रविड़ भाषा परिवार तो दक्षिण में बोली जाती है, तो जो है पश्चिमोत्तर भारत में कहाँ से बोला जा रहा है। तो अब आप लोग जान लें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में ब्राहुई भाषा बोली जाती है, जो कि आपके द्रविड़ भाषा परिवार का एक भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर आप लोग गौर फरमाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा सांथाली है। इस भाषा परिवार की अन्य भाषाएं हो मुंडारी, खड़िया, खासी और सवारा है। यानी कि भारत का जो
पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इन इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। और इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा क्या है? सांथाली है। याद रखेंगे, सांथाली इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। इसके अलावा मुंडो जो है मुंडा हो, और इसके अलावा आप देखेंगे मुंडारी इसको कहते हैं, हो, खड़िया, खासी और सवारा भी इसी भाषा परिवार का हिस्सा है। ये सारे तथ्य आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आता है कि झारखंड और इन इलाकों में कौन से भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, या सांथाली किस भाषा परिवार का हिस्सा है, या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का सबसे बड़ा भाषा कौन सा है। इस तरह से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा घुमा करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको उसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तीसरा आपका चौथा जो है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। और इसमें क्या है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अधिकांश भाषाएं उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। छोटा भाषा परिवार होने के बावजूद इस भाषा परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि ये जो भाषा परिवार है ये काफी जो है छोटा भाषा परिवार है, लेकिन इसमें भाषाओं की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये कभी मत सोचिएगा कि ये छोटा भाषा परिवार है तो इसमें भाषाओं की संख्या कम होगी, बिल्कुल नहीं। भले ही ये भाषा परिवार छोटा यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में नहीं बोला जाता, लेकिन इसमें भाषाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है कि छोटा भाषा परिवार होने के बावजूद इस परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। इसको जरूर ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट है अंडमानी भाषा परिवार। इस भाषा परिवार की खोज कुछ समय पूर्व प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी द्वारा की गई। यानी कि जो अंडमानी भाषा परिवार है इसको किसने ढूंढा है? अगर क्वेश्चन बन जाए तो याद रखेंगे प्रोफेसर आपकी अन्विता अब्बी हैं जिन्होंने इस भाषा को ढूंढा है। और ये लेटेस्ट है। कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ पाए जाने वाले 5 भाषा परिवारों में सबसे न्यू भाषा परिवार कौन सा है या कौन सा नया है, लेटेस्ट है। तो आपका अंडमानी भाषा परिवार सबसे नया है। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जिसमें ग्रेट अंडमानी, ओंजे, जारवा आदि प्रमुख हैं। आप जानते हैं ग्रेट अंडमानी, ओंजे, जारवा, सेंटलीज ये वहाँ की जनजातियों का नाम है और उन्हीं के नाम पे इन भाषाओं का नाम रखा गया है जो कि अंडमानी भाषा परिवार का हिस्सा हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे भारत में 5 तरह का भाषा परिवार है। उत्तर भारत में देखेंगे तो आपका इंडो आर्य भाषा परिवार है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो कवर करता है। दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है वो आपका जो है वो जो आपका दक्षिण का है भाषा जिसको हम कहते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है और चौथा जो है ये पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, यानी कि पूर्वोत्तर जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वहाँ इनका प्रचलन है। और पांचवा जो है वो आप देख रहे हैं द्वीपीय क्षेत्र यानी कि अंडमान वगैरह में है। और अगर पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी द्रविड़ भाषा परिवार का एक भाषा है जिसे ब्राहुई कहते हैं, इसका प्रचलन है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों पूरे भारत में कौन कौन सी भाषा परिवार बोली जाती हैं और इसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण भाषाएं हैं वो मैंने आपको बताया है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं और घुमा फिरा के यही से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर करना है आपको। आगे जो आपका है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा और लिपि। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी कि भाषा क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी बातों को व्यक्त करता है, लोगों के सामने बताता है, प्रदर्शित करता, उसी को भाषा कहते हैं। तथा इसके लिए वह वाचिक ध्वनियों का उपयोग करता है। यानी कि जब हमें कुछ कहना होता है, अपनी बातों को व्यक्त करना होता, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना होता, तो हम उसके लिए वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यानी कि एक साउंड जो हमारी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है, इसका उपयोग करके हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप ही लिपि है और इस भाषा के लिए हम कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह अपनाते हैं। जैसे आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं वो भाव चित्रात्मक हैं।
मेसोपोटामिया की जो लिपियां हैं वो कीलनुमा है। हमारे यहाँ जब हम हिंदी जो है यानी कि जो भाषा बोलते हैं हिंदी, तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए छोटा आ बड़ा आ से जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, इन सबको क्या करते हैं हम एक जो है कोई ना कोई आकृति होती है जिसके द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द को जब हम लिखते हैं तो ये आपकी लिपि हो जाती है, और जब हम उसे मौखिक रूप से बोलते हैं तब ये आपका क्या है, मौखिक भाषा है। और जब उसे लिखते हैं तो लिपि में लिखते हैं, लिपि का उपयोग करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिखने के लिए कोई ना कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे और वो शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं वही आपकी लिपि होती है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि कुछ प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करते हैं हम उन ध्वनियों को निर्धारित करने के लिए, और इन्हीं का जो सामूहिक रूप होता है उसी को लिपि कहते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ खरोष्ठी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, इसके अलावा गुरुमुखी लिपि है, आप देखते हैं इंग्लिश जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से बहुत सारे लिपियों का आविष्कार किया गया है जो भिन्न भिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन के अक्षरों का निर्माण करते हैं और बताते हैं कि किधर से किधर को ये लिखे जाएंगे, इसी को लिपि कहते हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, यानी कि जो भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो लिपियों की जननी है ये आपकी ब्राह्मी लिपि है, और इसी से लगभग ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं उनका जन्म हुआ है, और ज़्यादातर भाषाएँ भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा और लिपि में अंतर, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर समझिएगा। भाषा में ध्वनि श्रव्य रूप में व्यक्त होती है, जबकि लिपियों में वही ध्वनियाँ दृश्य रूप में व्यक्त होती हैं, अर्थात भाषा मौखिक रहती है और लिपियाँ लिखित होती हैं। यानी कि भाषा और लिपि एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित क्रिया करते हैं। बिना लिपि के भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और बिना भाषा के कोई लिपि हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर भाषा है और उसको लंबे समय तक जीवित रहना है, बने रहना है, तो उसे लिपियों का सहयोग लेना होगा, और जो लिपि है वो तभी होगी जब कोई भाषा होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित क्रिया करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं भाषा जो है ये ध्वनि यानी कि श्रव्य रूप में व्यक्त होता है। हम जब कोई चीज़ कहते हैं तो एक साउंड के रूप में वो निकलता है, इसी को हम भाषा कहते हैं। लेकिन जब हम उसी बातों को, अपनी उन्हीं ध्वनियों को नियम से क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं तो इसी को लिपि कहते हैं। यानी कि ये श्रव्य और मौखिक है, और लिपि जो है ये क्या है, ये लिखित रूप में होता है जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसीदास आदि ने जो कुछ भी गाकर सुनाया उसे सिर्फ उसी समय के लोग सुन पाए। यानी कि अगर बात करें भाषा की, तो भाषा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोलता है, उसकी भी अपनी भाषा है, लेकिन लिखता कौन है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। यानी कि लिपियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन भाषा हर इंसान बोल सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो जो व्यापक क्षेत्र है वो भाषा का है, क्योंकि इसका उपयोग हर कोई करता है, लेकिन जो लिपि है इसका उपयोग वही लोग करेंगे जो पढ़े लिखे होंगे। तो व्यापक आपकी भाषाएं हैं, लेकिन जो भाषा हैं अगर इनका जो है इनको लिखने के लिए लिपियों का आविष्कार ना हुआ होता तो बहुत सारी चीज़ें जो आज हम पढ़ करके जान लेते हैं वो शायद नहीं होती। जैसे आप जानते हैं हमारे पुराने टाइम में शताब्दियों पहले बहुत सारे विद्वान हुए और उन्होंने मौखिक रूप से बहुत सारे ज्ञान लोगों को दिया, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ उसी पीढ़ी तक रह गया, वो आगे नहीं पहुंचा, या कहीं कि कुछ समय के बाद वो सारी चीज़ें विलुप्त हो गई, उसे आज हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो जो है उस समय के महान लोगों के द्वारा कही गई और उस समय के लोगों के द्वारा सुनी गई। उन लोगों के समाप्त होने के बाद वो सारी चीज़ें भी समाप्त हो गई, आज वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो उस समय के महान विद्वानों ने लिख दिया था वो आज भी हम पढ़ते हैं, उसे आज भी देखते हैं, उससे आज भी बहुत सारी चीज़ें हम जानकारी प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। वही कह रहा है कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, कबीर, सूर, तुलसीदास आदि ने जो कुछ भी गाकर सुनाया उसे सिर्फ उस समय के लोग सुन पाए। वहीं जो लिपि का क्षेत्र है विस्तृत है, अर्थात यह समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर हर युग में, हर समय, हर स्थान पर पहुंच सकती है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी आदि ने जो कुछ भी उस समय सुनाया था वो सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो भी चीज़ें उस समय लिखी गई थी वो हर जगह, हर समय, सदियों तक मौजूद हैं और उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं और उस समय की चीज़ों को जान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं लिपि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारों वर्षों पुराने वैदिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश साहित्य आज भी यदि अपने मूल रूप में सुरक्षित हैं तो इसका श्रेय लिपि को जाता है। यानी कि हजारों वर्ष बाद
आज भी जो हम देखते हैं, जो सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमारे पास इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो लिपिबद्ध की गई थी, वो लिखी गई थी। यानी कि लिपियों की देन है कि वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। आज भी हम उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लिपियों का भाषाओं से ज़्यादा कहीं योगदान है या महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। आगे है, पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, प्रशासन, न्याय, विधि आदि अनेक विषयों से संबंधित सामग्री लिपि के कारण ही सुरक्षित है। आज जो हमारे पास ये सारे सोर्सेज हैं, ये किसकी वजह से सुरक्षित हैं? तो लिपियों की वजह से सुरक्षित हैं, ये चीज याद रखेंगे। एक अन्य दृष्टि से भाषा लिपि की तुलना में अधिक व्यापक है। जहां लिपि का संबंध केवल साक्षर व्यक्तियों से होता है, वहीं भाषा का प्रयोग हर शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति समान रूप से कर सकता है। लिपि अपने अस्तित्व हेतु भारत भाषा पर निर्भर है, वैसे ही भाषा अपने संरक्षण के प्रसार हेतु लिपियों पर निर्भर है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, बिना एक के दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों का अन्योन्याश्रित क्रिया पाई जाती है। और आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, किस क्षेत्र में भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहाँ पर लिपियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो जब भी हमें अपनी चीज़ों का संरक्षण करना होता है या उसे लॉन्ग टाइम तक लेके जाना होता है तो हमें लिपियों का जो है मदद लेना होगा। लेकिन इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो लिपि ज़्यादा अच्छा है, ब्रॉड है, इसका एरिया ज़्यादा विस्तार पूर्वक है, क्योंकि ये लॉन्ग समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, एक टाइम से दूसरे टाइम में पहुंचाया जा सकता है। वहीं भाषाएं जो होती हैं ये वक्त के साथ समाप्त हो जाती हैं, या इनके द्वारा जो भी चीज़ें हम करते हैं मौखिक रूप से वो हमें आगे चल करके नहीं मिलती हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो लिपि है इसको सिर्फ शिक्षित लोग ही उपयोग में लाते हैं, लेकिन जो भाषा है इसका उपयोग बड़े स्तर पर यानी कि हर तरह के व्यक्ति करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या वो शिक्षित ना हों। आगे है बच्चों लिपि के विभिन्न प्रकार की लिपियाँ कौन कौन सी हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लिपि की भी उत्पत्ति विवादास्पद है। जैसे भाषा की उत्पत्ति का हमें समझ में नहीं आता कि भाषा की उत्पत्ति हुई कब से और कब था कब नहीं था, यानी कि इसके ऊपर भी आप देखते हैं विवाद चलता है, जिसका कोई हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण आज तक नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां तो सबसे प्राचीन है लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं सका। तो इस समझ में ही नहीं आता कि उस समय के लोगों की भाषाएं क्या थी, क्या वो कोई भाषा बोलते थे या नहीं, या उस समय की जो लिपियां थी वो क्या अभिव्यक्त करती हैं, उन लिपियों को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो लिपियों का जो उद्गम है ये भी विवादास्पद है, इसके बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को जन्म दिया है। आप जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलन में होती हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा ने भाषा या ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया, बहुत सारे लोग कहते हैं इंसानों ने किया। ऐसे लिपियों का भी है कि इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे लोग इसको पौराणिक चीज़ों से जोड़ते हैं कि इसका आविष्कार देवताओं ने किया है, लेकिन वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है लिपियों का आविष्कार किया है। और यही बिल्कुल सत्य है। मनुष्य को जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई उसने अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपियों का आविष्कार किया, और इस तरह से आज हमारे पास बहुत सारी लिपियाँ जो हैं वो विद्यमान हैं, पाई जाती हैं। आगे है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति धारा, यानी कि ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो आपकी लिपियां हैं ये इनके बारे में आज भी विभिन्न मत पाए जाते हैं। आगे है आदि को सुरक्षित रखने की आवश्यकता मनुष्य को पड़ी, वह प्रयत्न कर लिपि का विकास करता रहा। लिपि का प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुआ है, जिसको सिंधु लिपि कहते हैं या इसी को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है बच्चों ब्राह्मी लिपि। तो सिंधु लिपि आपको क्लियर हो गया, लिपियों में विभिन्न प्रकार में आपकी सिंधु लिपि है जो सबसे प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। दूसरा जो है आपका ब्राह्मी लिपि है, सभी लिपियों की जननी कहा जाता है इसको। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा में इसका विभाजन हुआ है, और इसके आधार पर जो ब्राह्मी लिपि है उत्तरी धारा में, इससे कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है ये दो धाराओं में बंट गया, एक उत्तरी धारा और एक दक्षिणी धारा। तो उत्तरी धारा से किस लिपि का विकास हुआ और दक्षिणी धारा से किन लिपियों का विकास हुआ है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी धारा से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि तथा या एवं प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, और जो दक्षिणी
धारा है इससे तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि और कलिंग लिपि, साथ ही मध्य देशी एवं पश्चिमी लिपि का आविष्कार हुआ, यानी कि ये सारी जो लिपियां हैं ये दक्षिणी धारा से हुई हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है यही ज़्यादातर लिपियों की जननी है। और आप इसको देख सकते हैं कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी दो धाराएं बट रही हैं। उत्तरी में आपकी महत्वपूर्ण जो लिपियां हैं इनको भी ध्यान देंगे और दक्षिणी में जो महत्वपूर्ण लिपियों का आविष्कार हुआ है इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो आपका तीसरा है ये है खरोष्ठी लिपि। मौर्य सम्राट अशोक के मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि के प्राचीन उदाहरण है। ये चीज याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मानसेहरा जो अभिलेख है और जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है ये किस लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर ध्यान देंगे। और कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो शहबाजगढ़ी है या जो मानसेहरा है ये किस राजवंश से संबंधित है, तो ये मौर्य साम्राज्य का है, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बच्चों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख या कई अभिलेख प्राचीन गांधार देश से प्राप्त हुए, यानी कि इस लिपि में बहुत सारे जो लेख लिखे गए हैं वो प्राचीन गांधार क्षेत्र में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका देवनागरी लिपि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि को क्या कहते हैं, प्रस्थान बिंदु कहते हैं, यानी कि जहां से शुरुआत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रस्थान बिंदु किस लिपि को कहते हैं, ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को दो रूपों में जो है इसका प्रचलन है, एक तो दक्षिणी और दूसरा उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से द्रविड़ परिवार जुड़ा हुआ है या इससे जुड़ी हुई लिपियों का विकास हुआ है, यानी कि जो आपका दक्षिणी परिवार है इसी से देख रहे हैं द्रविड़ भाषा परिवार की जितनी भी लिपियां हैं उनका आविष्कार हुआ है। वहीं उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि है इससे आप देखेंगे उत्तर का जो भाषाई या लिपि का विकास हुआ है उसका विकास हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त काल में गुप्त लिपि का विकास हुआ है, याद रखेंगे गुप्त काल में क्या हुआ है, गुप्त लिपि का विकास हुआ है। किससे, उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त लिपि का विकास हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब यह साधारण प्रयोग में टेढ़े मेढ़े अक्षरों से युक्त हो गई तब इसे कुटिल लिपि कहा गया, यानी कि जो आपकी गुप्त लिपि है जब इसमें आम लोगों के बीच में प्रचलन में और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में इसको लिखा जाने लगा तब इसको कुटिल लिपि का नाम दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुटिल लिपि जो है ये किससे जुड़ा है, गुप्त लिपि से जुड़ा है। और गुप्त लिपि किससे जुड़ा है, ब्राह्मी लिपि से जुड़ा हुआ है। आगे है बच्चों कि ये विकसित हुई, कश्मीर के विद्वानों ने इसे शारदा लिपि नाम दिया, यानी कि जो आपका कुटिल लिपि है इसका एक और नाम क्या है, शारदा लिपि है। और ये कहाँ पे विकसित हुआ है, कश्मीर में। तो कश्मीर में कौन से लिपि का उपयोग होता है, शारदा लिपि का उपयोग होता है, ये चीज याद रखेंगे। आगे आपका है कि गुजरात, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर कुटिल लिपि से विकसित होने वाली लिपि को प्राचीन नागरी लिपि कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुआ है गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से ही विकसित हुआ है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का ही एक रूप है शारदा लिपि जो कि कश्मीर में बोली जाती है और इसी का एक रूप जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाके में प्रचलन में है इसको कहते हैं प्राचीन जो है नागरी लिपि। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्राचीन नागरी लिपि भी इसी का एक नाम है। आगे है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप मानी जाती है। इसे न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मात्रिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मात्रिका लिपि का अन्य नाम क्या है, तो इसी का नाम है कुटिल लिपि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसी का ही नाम है। इस लिपि में अक्षरों का लेखन टेढ़े मेढ़े ढंग से किया जाता है जिसके कारण इसका नाम कुटिल लिपि रखा गया है। नाम क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो अक्षर लिखे जाते थे वो बहुत टेढ़े मेढ़े लिखे जाते थे, इसी वजह से इसको कुटिल लिपि नाम दे दिया गया। आगे है बच्चों कलिंग लिपि। कलिंग आप जानते हैं प्राचीन काल में उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता है और इन क्षेत्रों में जिस लिपि का विकास हुआ उसको कलिंग लिपि नाम दिया गया है। ये तथ्य याद रखेंगे। कलिंग में खास तौर पर प्राचीन होने के कारण, मतलब जो प्रचलित होने के कारण इसका नाम कलिंग लिपि पड़ गया, यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र में इसका प्रचलन है। शारदा लिपि, कश्मीर राज्य की आराध्य देवी शारदा के नाम पर इस लिपि को शारदा लिपि नाम दिया गया है, ये चीज याद रखेंगे। राजा विदग्ध के
सुमंगल गांव के दान पत्र और साथ ही सोम वर्मा के कुलैत दान पत्र से शारदा लिपि का प्रयोग इसमें किया गया। यानी कि कौन कौन से दान पत्र में किया गया है, तो एक तो है जो राजा विदग्ध हैं, इनका सुमंगल गांव का दान पत्र है, और दूसरा सोम वर्मा है, इनके कुलैत दान पत्र में शारदा लिपि का उपयोग किया गया है। और ये जो है शारदा नाम की जो देवी हैं, जिनका कश्मीर में जो है प्रचलन है या काफी नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम शारदा लिपि रखा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख लिपि है। सिखों के दूसरे गुरु, ये एग्जाम में आया है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो ये सिखों के दूसरे गुरु हैं जिनका नाम गुरु अंगद है। उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और इसी में लिखा जाता है आपका पंजाबी, यानी कि जो आपका आदि ग्रंथ है या ग्रंथ साहब है, ये भी इसी लिपि में लिखा गया है। ये चीज आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गुजराती लिपि। यह लिपि संपूर्ण गुजरात में प्रयुक्त होती है तथा यह देवनागरी लिपि से विकसित है। जबकि गुजराती लिपि है ये देवनागरी लिपि से विकसित है और ये आपके गुजरात के इलाके में प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि का व्यापक रूप से प्रयोग 6वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। यानी कि ये भी दक्षिण भारत की ही लिपि है जिसको ग्रंथ लिपि कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मलयालम लिपि। मलयालम लिपि का उद्भव ग्रंथ लिपि से हुआ है। यह केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम की लिपि है। मलयालम लिपि को कैराली लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कैराली लिपि के नाम से किस लिपि को जाना जाता है, तो मलयालम लिपि को जाना जाता है। और मलयालम आप जानते हैं कि ये केरल की भाषा भी है, तो यहाँ की जो लिपि है उसी को कैराली लिपि के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, इन दोनों लिपियों में विद्यमान समानताओं को देखते हुए इन्हें एक ही स्रोत से उद्गमित लिपि माना जाता है। हेलेबिड शिलालेख को इस लिपि का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इसे आंध्र लिपि कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तेलुगु आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की भाषा है, कन्नड़ आपको पता है कि ये आपके कर्नाटक की भाषा है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही लिपि नाम दे दिया गया क्योंकि दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। और इनका एक और नाम जो है वो आंध्र लिपि है। ये काफी आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है मैथिली लिपि। इसे तिरहुता या मिथिलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे मैथिली को मिथिलाक्षर लिपि या तिरहुता लिपि के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं मैथिली एक भाषा है जो बिहार वगैरह में प्रचलन में है, या कि पूर्वी हिंदी का एक पार्ट भी है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बांग्ला लिपि। पंडित गौरी शंकर ओझा का मानना है कि बांग्ला एवं असमिया लिपि में काफी हद तक समानताओं के तत्व को खोजा जा सकता है। कौन कहते हैं? गौरी शंकर कहते हैं, गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि जो आपका लिपि है पश्चिम बंगाल में जिसका प्रचलन है, जिसको बंगाली लिपि कहते हैं, इसमें असमिया की लिपि की भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि दोनों लिपि में काफी समानताएं हैं। आगे है बच्चों शाहमुखी लिपि। इस लिपि को सर्वप्रथम पंजाब के सूफियों द्वारा प्रयोग में लाया गया। यानी कि पंजाब के जो सूफी हैं वो किस लिपि का उपयोग करते हैं, तो ये शाहमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं। ये चीज भी याद रखना है, शाहमुखी लिपि। इसके बाद आपका मोढ़ी लिपि भी है और तमिल लिपि भी है। ये सारी लिपियां भी आपके दक्षिण की हैं, इसके बारे में भी कुछ खास आपको नहीं जानना है, बस इतना याद रखना है कि ये भी आपकी लिपियां हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में इतनी भिन्न भिन्न तरह की लिपियों का प्रचलन है, जो अलग अलग भाषा परिवार से जिनका उद्गम हुआ है, और ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो है प्रचलन देखने को मिलता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। आगे आपका है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। यहाँ से IAS में भी क्वेश्चन आया है कि किस आधार पे किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं, और भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, या भारत में कितनी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, या उनका क्रम भी क्वेश्चन में बनता है कि कौन सा किस ईयर में जो है उसको दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका भारत की शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं? भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उनका संवर्धन हो, उनका संरक्षण हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार उनको संरक्षण प्रदान करती है। उस भाषा
उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि किसी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करना है तो उसकी जो प्राचीनता है ये 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको प्राप्त होगा। आगे है कि ऐसी ही भाषाएं क्या होंगी, साहित्य भाषा में इनको दर्जा दिया जाएगा। साथ ही संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों। यानी कि इस भाषा परिवार को, जो भी आपके साहित्यिक भाषा परिवार के रूप में दर्जा जिसको दिया गया है, उसको बहुत सारे लोगों के द्वारा अमूल्य योगदान दिया जा रहा हो, संरक्षण दिया जा रहा हो, उसको मान्यता दिया जा रहा हो, उसको माना जा रहा हो, ऐसी भाषाओं को ही हम साहित्यिक भाषा का दर्जा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। आगे बच्चों, तथा तत्संबंधी भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा भी होनी चाहिए। यानी कि वे भाषाएं जिनकी अपनी साहित्यिक मौलिक परंपरा हो, जिनमें साहित्यों की रचना हो रही हो और वो काफी प्रचलन में हो, लोग उसको मान्यता भी देते हो, मानते भी हो और काफी प्राचीन समय से चली आ रही हो, ऐसी भाषाओं को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। साथ ही संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष, यानी कि ये जो किसी भी भाषा परिवार को अगर साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया जा रहा है किसी भी भाषा को, तो अगर ऐसा होता है तो क्या इससे फायदे होंगे, क्या इसमें बेहतरीन काम होगा। यानी कि जो भी भाषाओं को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया गया है उसमें फिर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मान लीजिए कोई भाषा है उसको साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया गया है तो उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहला, संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की व्यवस्था है। यानी कि जिन भाषाओं को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा उसमें प्रत्येक वर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मान या पुरस्कार लोगों को प्रदान किए जाएंगे। ये चीज याद रखेंगे, जो भी विद्वान उस भाषा में कोई भी रचना करेंगे तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना होगी। यानी कि इस भाषा को संरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे ताकि इस भाषा का विकास हो, लोग इसको जो है सीखें, समझें और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह कर आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी कि जो आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, इसके द्वारा रिक्वेस्ट करके जो आपके शास्त्रीय भाषा है उसमें जो भी इस तरह की भाषाओं में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण भी किया जाएगा। ये जो है फायदे होंगे। अगर कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा का उसको दर्जा मिल जाता है तो हर जगह उसके विकास पे ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये चीज याद रखेंगे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कितने भाषाओं को वर्तमान समय में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डाटा याद रखना है। 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें क्या क्या है। पहला आपका तमिल है, और तमिल को कब मिला है भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में। यानी कि सबसे पहले बात करें किस भाषा को मिला है तो तमिल को मिला है। दूसरे नंबर पे संस्कृत है जिसको 2005 में ये दर्जा मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2005 में संस्कृत को मिला है। 2006 में आप देखेंगे तेलुगु को मिला है, 2008 में तेलुगु को मिला है। और आपका जो कन्नड़ है इसको भी, यानी कि तेलुगु और कन्नड़ इन दोनों को आप देख रहे थे, तेलुगु और कन्नड़ लिपियां भी समान हैं, तो इन दोनों को एक साथ ही जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में। और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और सबसे जो लेटेस्ट नया है वो आपका उड़िया भाषा है या उड़ीसी भाषा है, इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य एग्जाम में आए हैं, आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेंगे, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा और साथ ही प्रादेशिक भाषाओं, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। यानी कि 4 तरह की भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रादेशिक भाषा और केंद्र की भाषा। आगे है बच्चों, अनुच्छेद 120 एवं अनुच्छेद 210 में क्रमशः संसद एवं विधान मंडलों की भाषाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 और 210 में क्रमशः
संसद और विधानमंडलों की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, ये चीज जरूर याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 से में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगर कभी क्वेश्चन बने कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, किससे अनुच्छेद में कहा गया है, तो 343 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। इसका उल्लेख कहाँ पे है, आपके अनुच्छेद 348 में है कि जब तक संसद जो है संशोधन करके कोई नया प्रावधान ना लाए तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में की जाएगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 का में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाओं का प्रावधान किया गया है। कभी क्वेश्चन बने कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भाषा का जो प्रावधान है कहाँ है, 350 का में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि कुछ भाषाएं हैं जिनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान देना है कि कौन सी भाषा है। तो 21वां संविधान संशोधन जब किया गया है 1967 का ईयर है, और कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सिंधी जोड़ी गई है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसको जरूर याद रखेंगे, संविधान संशोधन और भाषा, और साथ ही जो है कौन सा ईयर है। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 22 में जोड़ा गया है। यानी कि टोटल आपकी 22 भाषाएं हो गई हैं, ये चीज याद रखेंगे। वर्तमान में जो आपकी भाषा है वो आपकी 22 हैं, पहले ये 14 थी लेकिन अभी ये 22 हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो जनगणना हुआ है उस जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा 41% लोगों के द्वारा बोली जाती है। बांग्ला दूसरे नंबर की है, 8.11% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तेलुगु 7.19% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जो तमिल है ये आप देखेंगे 5.91% लोगों के द्वारा बोली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हिंदी ऑप्शन में ना हो तो दूसरे नंबर पे आपकी बांग्ला है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, अगर हिंदी ऑप्शन में ना हो तो आप बांग्ला को सही करेंगे। तो आज का आपका जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिएगा, बहुत सारा तथ्य है, इसको नोट कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, और आगे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो और कॉन्फिडेंस आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।